कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। Hello dear students, I welcome you all again in a new video. As you know, REAP 2026 declare mock allotment. So in this video, I am going to completely explain you about what is REAP mock allotment in detail. So this is a complete detailed video about REAP mock allotment and in further rounds how you can proceed based on this REAP mock allotment. So in this video I am going to discuss in detail, आपसे काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कशन करके आपको समझाऊंगा कि हाउ REAP mock allotment is given to you, ये क्या होता है, एंड हाउ एक्चुअल अलॉटमेंट, जब एक्चुअल अलॉटमेंट आएगा और मॉक अलॉटमेंट आएगा उसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है, नॉर्मल सीट्स पे चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है या फिर TFWS सीट्स पे चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है, ये सब क्या होता है, चॉइस लॉक है, कैसे अनलॉक करें, रिवाइज करें या नहीं करें चॉइसेस को। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज योर चॉइस और नॉट, एंड हाउ to fill choices considering upward movement. So upward movement plays a very important role in choice filling. So upward movement के रिगार्डिंग हमें क्या ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग करते वक्त, एंड ये अगेंस्ट कैटेगरी अलॉटमेंट क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कैटेगरी अलॉटमेंट लिखा आ रहा है, ये सब क्या है, एंड एट लास्ट बी रियलिस्टिक एंड एक्सेप्ट रियलिटी, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ, और टिल तक एंड तक आप इसको देखेंगे तो आप पूरा प्रोसेस समझ पाएंगे। सो लेट अस डिस्कस REAP मॉक अलॉटमेंट। सो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना अलॉटमेंट नहीं देखा है तो वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको कैंडिडेट पैनल में जाना है, वहाँ पर न्यू लिंक क्रिएट हो गया है मॉक राउंड अलॉटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट विंडो अब दिख जाएगी। यहाँ पर फॉर्म नंबर और पासवर्ड आप देंगे तो आप वहाँ से अपना मॉक राउंड का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ कि ये मॉक राउंड होता क्या है। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि अब ये मॉक राउंड है, ये लास्ट एंड फाइनल चांस है टू रिवाइज योर चॉइसेस। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मॉक राउंड है, लास्ट एंड फाइनल चांस है टू रिवाइज योर चॉइसेस। इसके बाद किसी भी स्टेज में आपको चॉइस बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जब मॉक राउंड कंप्लीट हो जाता है और लॉक करने की जो लास्ट डेट है वो निकल जाती है, फिर एक्चुअल अलॉटमेंट होता है, फिर पूछते हैं कि क्या अब हम अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं, तो नहीं। इसके बाद मॉक राउंड के बाद REAP फाइनली सभी की चॉइसेस को परमानेंटली लॉक कर देगा और इसके बाद आप अपनी फील्ड चॉइसेस में कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस होने तक। सो लास्ट तक भी आप अपनी चॉइसेस को किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न देकर आप उसको अनलॉक नहीं करा सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है, दिस इज़ लास्ट एंड फाइनल चांस टू रिवाइज योर चॉइसेस। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ मॉक राउंड। सो एज यू नो, मॉक राउंड इज़ नॉट द एक्चुअल सीट अलॉटमेंट। ये एक्चुअल सीट अलॉटमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, ओवरव्यू देने के लिए है। जैसा कि आपने अपना अलॉटमेंट कार्ड देखा है तो वहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग कि आपको आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो आपको आपकी जो कॉलेज अभी मिला है उससे ऊपर की चॉइसेस आपने क्या फिल कर रखी हैं, उससे नीचे की चॉइसेस आपने क्या फिल कर रखी हैं, और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, ताकि आप अपनी चॉइसेस को रिवाइज कर सकें इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटमेंट। अगर आपको अलॉटमेंट ऐसा लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं है उससे, तो यू कैन रिवाइज योर चॉइसेस। सो उसको भी रिवाइज करते वक्त यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन कि कैसे आप उसको रिवाइज करते वक्त ध्यान रखें कि आपको बेटर प्रेफरेंसेस मिल सकें। सो वो लॉजिक लगाकर आपको बेटर के लिए ही करना है तो रिवाइज करें। अब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनकी चॉइस एग्जॉस्टेड भी आ रही है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए है जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड है। तो मॉक राउंड से ये बेनिफिट हो रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड है तो वो सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉलेज उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि उनकी चॉइस एग्जॉस्ट ना हो। सो TFWS में भी चॉइस एग्जॉस्टेड है और नॉर्मल सीट्स में भी चॉइस एग्जॉस्टेड है।
क्योंकि चॉइस एग्जॉस्टेड इसलिए आ रही है कि उन स्टूडेंट ने सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉलेज चॉइसेस नहीं फिल किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। तो अगर किसी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रैंक है और इसने गिनती के ऊपर के पॉपुलर कॉलेजेस हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर कॉलेजेस हैं, वो चूज़ कर लिए और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग उसने कोई कॉलेज चूज़ नहीं किया है, लोअर ऑर्डर का कॉलेज, तो उन सब की चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है। और TFWS के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ चॉइस एग्जॉस्टेड है, क्योंकि TFWS के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने हो सकता है कि जो लोअर ऑर्डर के कॉलेजेस हैं वो अपनी नीचे प्रेफरेंस में नहीं रखे होंगे, तो उनको भी TFWS में कोई सीट वहाँ पर नहीं दिखाएगा। सो मॉक राउंड क्या है? दिस राउंड इज़ बेसिकली गिव्स यू एन अलॉटमेंट ऑन सीट्स, इट इज़ नॉट अ एक्चुअल राउंड। सो ये आपको एक आइडिया देने के लिए है जिससे आप इसको फाइनली अपनी चॉइसेस को रिवाइज कर सकें इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू रिवाइज योर चॉइसेस। इट इज़ ओनली एन एस्टिमेटेड प्रीव्यू, एक एस्टिमेटेड प्रीव्यू है जो कि हेल्प करता है कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को, टू अंडरस्टैंड द पॉसिबल आउटकम ऑफ देयर चॉइसेस, कि आपकी चॉइसेस के पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं आपकी रैंक और मेरिट और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ योर सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस मे परफॉर्म बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड रैंक। तो आपने जो प्रेफरेंस फिल किए हैं वो आपकी मेरिट और रैंक के अकॉर्डिंग किस तरीके से वर्क करने वाले हैं फाइनल अलॉटमेंट में। जब एक्चुअल अलॉटमेंट होगा तो आपकी मेरिट और रैंक से के अकॉर्डिंग किस तरह की ब्रांचेज और सीट अलॉटमेंट होगा, उसका एक मॉक राउंड है ये। द मॉक राउंड हेल्प्स यू एक्सेस वेदर यू आर योर करेंट चॉइस हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग अलॉटेड। तो आपने जो करेंट अभी फिल की हैं चॉइसेस, उसमें कुछ आपको अच्छा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, उसको भी ये इंडिकेट कर रहा है, उसके रिगार्डिंग भी आइडिया दे रहा है। बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स यू कैन मॉडिफाई और रीअरेंज योर प्रेफरेंस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि अभी जो मॉक राउंड का रिजल्ट आया है, अगर उसमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई विद योर रिज़ल्ट, कि आपको उसमें अलॉटमेंट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं मिल रहा है, तो आपको काफ़ी ध्यान से उसको मॉडिफाई करना है। कहीं मॉडिफाई करने के चक्कर में आप अभी जो मिला है उससे भी बेकार चॉइस ना कर लें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मॉक राउंड में ही मेरे को अच्छा मिला था, मेरे को मॉक राउंड वाला ही चाहिए, और वो अपनी चॉइसेस को क्या है कि अभी मॉडिफाई कर देंगे बिना सोचे समझे भेड़ चाल में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो फिर बाद में ये सोचते हैं कि मॉक राउंड में ही बेटर मिला था और अब नहीं मिल पा रहा है, तो सोच समझ के आपको उनको रिवाइज करना है। सो यू कैन मॉडिफाई और रीअरेंज योर प्रेफरेंसेस बिफोर द फाइनल अलॉटमेंट। सो आप मॉडिफाई और रीअरेंज कर सकते हैं अपनी चॉइसेस को, और जब मॉक राउंड के बाद एक्चुअल अलॉटमेंट आता है, अगर आप नहीं भी करेंगे उसके अंदर, मान लो कोई स्टूडेंट रिवाइज नहीं भी करेगा, तो उसका जो एक्चुअल अलॉटमेंट है वो मॉक राउंड से डिफ़र कर सकता है। क्यों करता है वो लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉक राउंड है और एक्चुअल राउंड है, अगर आप अपनी चॉइसेस को रिवाइज नहीं करेंगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि जो मॉक राउंड में आपको दिखा रहा है वही आपको मिले। द मॉक राउंड रिजल्ट्स इज़ फॉर गाइडेंस ओनली, ये गाइडेंस के लिए है, एंड डज नॉट गारंटी द सेम अलॉटमेंट इन द एक्चुअल राउंड्स। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये गाइडेंस के लिए ही रीप ने इंक्लूड किया हुआ है, और ये कोई गारंटी नहीं देता कि आपको वही जो मॉक राउंड में अलॉट हुआ है वही फिर फाइनल अलॉटमेंट में आपको मिले। सो इन पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। और इस राउंड में ऑफिशियली कोई सीट आवंटित नहीं की गई है, ऑफिशियली आपको अभी कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है जिस पर आप क्लेम कर सकें। ये अब जो आपको ऑफिशियली कॉलेज आवंटित होगा वो फाइनल अलॉटमेंट में होगा, जहां पर आपको एडमिशन लेना है और बाकी के प्रोसेस आपको करने हैं। मॉक राउंड के बाद उम्मीदवार किसी भी भरे हुए विकल्प को हटा नहीं सकते। तो बार बार मैं बता रहा हूं कि एक बार ये मॉक राउंड कंप्लीट हो गया, उसके और लास्ट डेट चॉइस फिलिंग की निकल गई, उसके बाद जब फाइनल अलॉटमेंट आएगा तो आप फिर उसके बाद कोई भी चॉइसेस चेंज नहीं कर सकते। वह मॉक राउंड परिणामों के आधार पर नए विकल्प अपडेट या जोड़ सकते हैं। तो अभी आपके पास एक चांस है, आप अपने मॉक रिजल्ट के अकॉर्डिंग अभी अपनी चॉइसेस को रिवाइज कर सकते हैं। सो अगेन नोट, ये अंतिम लॉकिंग से पहले वरीयताओं को अप या डाउन करने में मदद करता है, रिवाइज करने में मदद करता है। अब अंतिम लॉकिंग से पहले ये मॉक राउंड आपको एक आइडिया देकर हेल्प कर रहा है, एंड निर्णय लेने के लिए मॉक राउंड का उपयोग आप कर सकते हैं। और वास्तविक जो आवंटन होगा, एक्चुअल अलॉटमेंट होगा राउंड में, अपनी संभावना को आप बेटर कर सकते हैं कि जो एक्चुअल अलॉटमेंट हो सकता है
उसको आप बेटर बना सकते हैं बेस्ड ऑन योर मॉक राउंड। सो मॉक राउंड बस यही है कि मॉक राउंड में आप अलॉटमेंट देखकर आप अपने एक्चुअल अलॉटमेंट को बेटर बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आप अपने एक्चुअल अलॉटमेंट को बेटर बना सकते हैं। सो नेक्स्ट है, अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसके अंदर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है उसका क्या क्या मीनिंग है। तो आपको यहाँ पर एक तो मेन मेरिट दी गई हुई है। मेन मेरिट का मतलब है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और उनकी जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक मेन मेरिट दी गई है। अब मेन मेरिट में दो तरह के कैंडिडेट इंक्लूड होते हैं, एक तो आउट ऑफ राजस्थान और प्लस राजस्थान। इन दोनों को ही मिलाकर आपको मेन मेरिट दी जाती है। इसके अंदर सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आउट ऑफ राजस्थान हो गए, राजस्थान हो गए या और भी कोई कैटेगरी हैं, उन सबको इंक्लूड कर कर यहाँ पर मेन मेरिट बनाई जाती है। और मेरिट बनाई जाती है राजस्थान कैंडिडेट के अकॉर्डिंग और उनकी कैटेगरी को ध्यान में रखकर। यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेरिट अलॉट की जाती है। क्योंकि आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 15% सीट्स यहाँ पर रिज़र्व की गई हुई हैं, लेकिन 50% कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो आउट ऑफ राजस्थान की सीट्स होती हैं उसके अंदर भी राजस्थान कैंडिडेट्स को इंक्लूड कर दिया जाता है। सो अगेंस्ट कैटेगरी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, उनके सामने अगेंस्ट कैटेगरी लिखा हुआ है। अगेंस्ट कैटेगरी OR, इन सब का क्या मतलब होता है वो सब मैं बताऊंगा। तो एक नॉर्मल कैंडिडेट का जो टेंटेटिव कॉलेज अलॉटमेंट है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। वहाँ पर आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सी ब्रांच मिली है, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो आपको कॉलेज मिला है तो आपको देखना है कि ये किस नंबर की चॉइस पर मिला है। जब अपनी आपकी चॉइस को रिवाइज करेंगे तो आपको देखना है कि ये किस नंबर की चॉइस पर आपको यहाँ पर मिला है। सो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चॉइस रिवाइज करनी है कि ये आपने 5th नंबर पे फिल किया था, 6th नंबर पे फिल किया था, इसके ऊपर की चॉइसेस क्या हैं, नीचे की चॉइसेस क्या हैं, ये सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखकर अपनी चॉइस को रिवाइज करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई है। सो चॉइस एग्जॉस्टेड TFWS के केस में भी चॉइस एग्जॉस्टेड लिखा हुआ आएगा और एक नॉर्मल है उसके अंदर भी चॉइस एग्जॉस्टेड यहाँ पर हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर जिनका भी चॉइस एग्जॉस्टेड आई है उनको यहाँ पर कॉलेज का कुछ भी यहाँ पर अलॉट नहीं दिखेगा। हर जगह पर यहाँ पर चॉइस एग्जॉस्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। सो चॉइस एग्जॉस्टेड का मतलब हो गया आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉलेजेस नहीं दिए थे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपकी रैंक तो थी 2000 रैंक थी और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे और सिर्फ आपने MBM की CSE फिल कर दी, RTU की CSE फिल कर दी और CTA उदयपुर की CSE फिल कर दी। लेकिन इसके अंदर जो CSE की जो टोटल सभी ब्रांचेस की सीट मिलाकर हैं वो यहाँ पे लगभग 240 के आसपास हैं और 240 के अंदर ही टोटल सीट्स हैं। उसके अंदर भी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये सारी सीट्स डिवाइडेड हैं और जनरल कैटेगरी के पास ये सीट्स काफ़ी कम ही बच रही हैं। तो मुश्किल से यहाँ पर जनरल कैटेगरी के पास ये जो सीट्स हैं ये 110 120 के पास है और आपकी रैंक 2000 है। तो कैसे मिल पाएगा आपको ये इस रैंक पर? तो आपने हायर ऑर्डर प्रेफरेंसेस भर दिए हैं, आपने अपनी रैंक के अकॉर्डिंग नीचे के प्रेफरेंस चूज़ नहीं किए हैं। तो आप चॉइस एग्जॉस्टेड से बचना चाह रहे हैं तो नीचे भी कॉलेजेस आप लोअर प्रेफरेंस ऑर्डर भी आप रख सकते हैं अगर आप इसमें रखना चाह रहे हैं, चॉइस एग्जॉस्टेड से बचना चाह रहे हैं। सेम केस TFWS के लिए भी अप्लाई होता है। मान लीजिए आपकी रैंक 100 है या फिर हम मान लेते हैं 300 रैंक है और आप तो श्योर हो कि मुझे तो MBM RTU या CTA में CSE मिल ही जाएगी। CSE मिलेगी, एक जनरल सीट पे तो CSE मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको TFWS सीट ना मिले क्योंकि TFWS सीट्स हैं जो वो 120 पर 3 सीट्स होती हैं, 6 सीट्स होती हैं और 60 पर यहाँ पर 120 पर 6 सीट्स होती हैं और 60 पर 3 सीट्स होती हैं। तो इन तीनों कॉलेज में मिला के लगभग जो TFWS की सीट्स हैं CS की वो 12 के आसपास यहाँ पर सीट्स हैं। तो आपको आपने क्योंकि 3 ही चॉइस फिल कर रखी थी और उसके अंदर 12 ही सीट्स थी और आपकी जो TFWS रैंक है
वो TFWS जो रैंक है, आपकी जनरल रैंक तो 300 है, बट TFWS की रैंक है वो यहाँ पर आपकी लगभग 180 के आसपास है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको कैसे मिलेगी, नहीं मिल पाएगी TFWS। तो उस केस में 300 रैंक वाले की, जो जनरल 300 रैंक में है, उसकी TFWS 180 है, तो उसने ये 3 कॉलेजेस ही फिल किए हैं, तो उसकी भी चॉइस एग्जॉस्टेड हो जाएगी। अगर आप देखना चाह रहे थे अपना TFWS अलॉटमेंट, तो TFWS वाले कैंडिडेट को ऊपर अपनी ड्रीम चॉइसेस फिल करने के बाद उसने अपनी सारी ड्रीम चॉइसेस फिल कर ली हैं और एक एक्चुअल जिसमें उसको मिलने की संभावना है वो फिल कर ली है, और आप चाहते हो कि TFWS में भी आपको कुछ अलॉटमेंट दिखे, तो ये आपके ऊपर है कि आप लोअर प्रेफरेंस ऑर्डर के जो कॉलेजेस हैं उनकी ब्रांचेस भी है उनको फिल कर सकते हैं, ताकि आपको TFWS में चॉइस एग्जॉस्टेड ना दिखे। क्योंकि अलॉटमेंट तो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग होगा, और अगर आपकी मेरिट ऊपर वाले कॉलेजेस में अटक गई तो ऊपर वाले मिल जाएंगे, वो तो मिलने ही है आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप TFWS में इस रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि TFWS की सीट्स काफ़ी कम होती हैं, तो आपको लोअर प्रेफरेंस ऑर्डर भरने पड़ेंगे, तभी आपको चांसेस है कि TFWS में अलॉटमेंट दिखे जहां पर चॉइस एग्जॉस्टेड ना हो। सो ये तो हो गया चॉइस एग्जॉस्टेड का केस। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फॉर्म ही रिजेक्ट हो गए हैं, तो जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं उनके पास फर्दर अब कोई चांस नहीं है, वहाँ पर रिजेक्ट लिखा आ जाएगा। सो हर जगह नॉट अवेलेबल, 0 इस तरह से मार्क हो जाएगा। तो जिनके रिजेक्टेड हो गए हैं तो उनके पास अब वो इस सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए हैं, वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। उनके पास अब जब डायरेक्ट एडमिशन ओपन होंगे तब वह अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी वो इस प्रोसेस से कम्प्लीटली बाहर हैं, उनके पास अब डायरेक्ट एडमिशन में अप्लाई करने का ही मौका है। और गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन ओपन होते हैं। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो अभी भी डायरेक्ट एडमिशन करते रहते हैं, स्टार्टिंग से ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले भी वो अपनी सीटों को फिल करते रहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अब फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। अब बात कर लेते हैं ये व्हाट इज़ अगेंस्ट कैटेगरी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के ऐसे लिखा रहा है अगेंस्ट OR, अगेंस्ट SC, इस तरीके से लिखा रहा है। तो ये अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? सो इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर या कोई भी दूसरी भी काउंसलिंग प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया का अकॉर्डिंग सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है सीट्स का। सो आउट ऑफ रीप के अंदर आउट ऑफ राजस्थान है, इनका 15% रिजर्वेशन किया हुआ है। फिर जनरल कैटेगरी तो सभी के लिए ओपन है, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो। उसके बाद EWS का क्राइटेरिया है, EWS का रिजर्वेशन आ जाता है। EWS के अंदर भी फीमेल कैंडिडेट का रिजर्वेशन है। OBC आ जाता है, तो OBC के अंदर भी OBC कैंडिडेट हो गए, उसके अंदर फीमेल कैंडिडेट का रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन का है, और इधर भी एक्स सर्विसमैन का है। सो और उसके बाद PWD कैंडिडेट का है। तो इसी तरीके से बाकी सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का भी है। अब होता क्या है कि 15% आउट ऑफ राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनको अगर वो सीट नहीं मिल पा रही, मतलब वहाँ पर आउट ऑफ राजस्थान के उतने कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया, मतलब आउट ऑफ राजस्थान के बहुत कम कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करते हैं। सो ज़्यादातर सीटें जो आउट ऑफ राजस्थान, क्योंकि पहले आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स को सीट मिलती है तो पहले इनकी 15 सीट फिल की जाती है, और इनकी 15 सीट फिल होती है, उसके बाद बाकी जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट आती है। बाकी की गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच जाती हैं 85% सीट्स, और प्राइवेट कॉलेजेस में बच जाती हैं राजस्थान के बच्चों के लिए 70% सीट्स। तो ध्यान में रखना है कि बाकी की 85% सीट्स जो बचती हैं, और यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज में 70% सीट्स मिलती हैं वो राजस्थान के कैंडिडेट के लिए होती है। तो जब ये सीटें खाली रहती हैं आउट ऑफ राजस्थान जहाँ पर 15% रिजर्वेशन है, तो ये जो सीट होती हैं यहाँ पर जनरल सीट्स के साथ मर्ज कर दी जाती हैं। सो जनरल सीट के साथ मर्ज कर दी जाती हैं, तो आपको बताया जाता है कि ये जो सीट मिली है वो आपको मिली है अगेंस्ट आउट ऑफ राजस्थान। तो उस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वो सीट मिलती है अगेंस्ट आउट ऑफ राजस्थान, तो वहाँ पर अगेंस्ट आउट ऑफ राजस्थान लिखा आ जाएगा। मतलब आपकी कैटेगरी को यहाँ पर मर्ज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 15% सीट रिजर्व थी, तो आपको
जो राजस्थान की जनरल कैटेगरी का ऑप्शन था उससे बेटर ऑप्शन में ही डाल दिया जाता है। तो अगेंस्ट लिखने से आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को मेरी कैटेगरी में क्यों नहीं दिया। आपकी जो मेरिट है, जब आपकी जो मेरिट बनी है वो अगेंस्ट आउट ऑफ राजस्थान की कैटेगरी में लाई कर रही है। आपकी कैटेगरी, मान लो आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं और आपकी उस मतलब जो आउट ऑफ राजस्थान के लिए जो डिसाइड की गई है कट ऑफ, उसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको अगेंस्ट आउट ऑफ राजस्थान में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही अगर ओबीसी का कैंडिडेट है और उसमें भी ओबीसी फीमेल है, उसमें ओबीसी फीमेल की अगर सीटें खाली जा रही हैं तो होगा क्या कि जो ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं उसको ओबीसी फीमेल और ओबीसी मेल कैंडिडेट की सीटें मर्ज कर दी जाएंगी और उसके बाद भी अगर ये सीटें खाली होती हैं तो इसको जनरल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो आपने अगर ओबीसी की, आप अगर जनरल की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ओबीसी के अंदर ही सीट मिलेगी, और अगर आप जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको जो सीट अलॉटमेंट हुई है वहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट हुई है वहाँ पर अगेंस्ट यहाँ पर जनरल जो सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। सो होता क्या है कि ओबीसी के अंदर भी फर्दर सीट्स का डिवीजन है, फीमेल पीडब्ल्यूडी, तो उनको मर्ज करते हुए जाकर पहले सेम कैटेगरी में मर्ज करते हैं और उसको फिर मेन कैटेगरी में जनरल में मर्ज करते हैं। इसका मतलब ये होता है। सो बहुत सारी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, सो रिजर्व कैटेगरी टू फिल अ सीट, द वैकेंट सीट में बी फिल्ड बाय अ कैंडिडेट फ्रॉम अनदर कैटेगरी। तो जो वैकेंट सीट होती है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की, उसको दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के थ्रू फिल किया जाता है, क्योंकि वो जो कैटेगरी का स्टूडेंट्स है उसकी मेरिट है वो जनरल में या फिर आउट ऑफ राजस्थान को क्लियर कर रही है। सो उसको उसकी कैटेगरी चेंज कर दी जाती है, उसी को बोलते हैं अगेंस्ट कैटेगरी सीट। सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन एप्लीकेबल होता है। सो वही एग्जांपल मैंने दिया कि एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसकी रिजर्व सीट है, अगर वो वैकेंट जाती हैं पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज में, सो आफ्टर ट्राइंग ऑल एससी एप्लीकेंट्स इफ नोट वन टेक्स द सीट, सो वो जो सीट है पहले फीमेल को मर्ज करेंगे, फीमेल की सीट्स को मर्ज करेंगे एससी कैटेगरी में, तो वहाँ पर मेल कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। अगर उनसे भी एससी कैटेगरी की सीट फिल नहीं कर रही है तो फिर उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उस स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, द स्टूडेंट इज देन सेड टू बी एडमिटेड अगेंस्ट एससी कैटेगरी, उसको बोलेंगे स्टूडेंट एडमिटेड अगेंस्ट एससी कैटेगरी। तो जो एससी कैटेगरी की सीट थी वो जनरल में मर्ज होने के बाद जनरल की सीट्स बढ़ गई, तो वो जनरल का जो कैंडिडेट है उसके सामने वहाँ पर अगेंस्ट एससी कैटेगरी लिखा आ जाएगा। सो ये प्रोसेस है पूरा। द प्रोसेस इज गवर्न बाय रिजर्वेशन एंड सीट कन्वर्जन रूल्स। तो ये एडमिशन अथॉरिटी ने इस तरह का रूल बनाया हुआ है। सो कट ऑफ फॉर अगेंस्ट कैटेगरी सीट्स में डिफर स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी एंड डिमांड। नेक्स्ट वही है अगेंस्ट कैटेगरी का, तो यही हो गया कि जो ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके सामने अगेंस्ट जनरल लिखा आ सकता है, एससी है उसके सामने अगेंस्ट एससी, यहाँ पर अगेंस्ट एससी फीमेल आ सकता है। अगर ब्लैंक आ रहा है गेट्स इन योर सीट, चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई, ऐसा कुछ आ जाएगा, आपको अपनी सीट में मिला है। एजीएनएफएस जनरल फीमेल आया है तो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है उसको अगेंस्ट जनरल फीमेल में मिल गई। तो इस तरीके से ये जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं इनका मतलब यही होता है। अब आपको दो मेरिट दी हुई हैं, एक तो मेरिट सिंपल और एक मेन मेरिट। मेन मेरिट जैसे मैंने बता दिया कि जो मेन मेरिट है वो राजस्थान के कैंडिडेट्स को और आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स को मिक्स कर दी है, और जो आपकी नॉर्मल मेरिट है वो राजस्थान कैंडिडेट को मेरिट उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलॉट की गई हुई है। तो इस अगेंस्ट कैटेगरी से घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ना देकर दूसरे के साथ मर्ज कर दिया है तो वो भी उसको बेस्ट, वहाँ पर भी बेस्ट ऑप्शन उठाकर ही आपको वहाँ पर दिया है। उसके बाद who कैन रिवाइज देयर चॉइसेस, मतलब कौन अपनी चॉइसेस को रिवाइज करे। हो गई हैं, अगर चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई हैं तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। TFWS के अंदर चॉइस एग्जॉस्टेड है तो वो ऐड कर सकते हैं, लोअर ऑर्डर प्रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं, करना चाहे इट्स डिपेंड्स ऑन यू। मेरा सजेशन है, बाकी फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। इफ़ यू थिंक आफ्टर मॉक अलॉटमेंट, अब मॉक अलॉटमेंट में कॉलेज देखने के बाद आपको लग रहा है कि आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं।
आपकी ऊपर की चॉइस क्या है, नीचे की चॉइसेस क्या हैं, उनको देखकर और आपको प्रेजेंट में क्या मिल रहा है और आगे एक्चुअल राउंड में क्या मिल सकता है, उन सारे कंसिडरेशनों को ध्यान में रखकर आपको चूज़ करना है। सो इसके बाद मॉक अलॉटमेंट के बाद जो एक्चुअल अलॉटमेंट होता है, एक्चुअल अलॉटमेंट की जो मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है, देखा जाए तो काफ़ी हाई रहती है। लेकिन इसके जो आगे के राउंड होते हैं वहाँ पर जैसे जैसे आगे के राउंड होते जाएंगे, सो रीप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो टॉप रैंकर होते हैं, जिनकी रैंक अच्छी है, वो एडमिशन को विड्रॉ करते जाते हैं। क्योंकि अभी फॉर्म तो सभी ने फिल कर दिया है, जो टॉप रैंकर हैं उन्होंने भी फॉर्म फिल कर दिया है, बट उनको अदर वो ट्रिपल IITs वगैरह होते हैं या फिर NITs वगैरह होते हैं, वहाँ पर उनके चांसेस या किसी दूसरे बेटर कॉलेज में अगर उनको ऑप्शन मिलता है तो वो रीप के एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। जब तक रीप का लास्ट राउंड कंप्लीट होता है तो मेरिटोरियस जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो जब मॉक अलॉटमेंट के बाद एक्चुअल अलॉटमेंट होता है, वहाँ पर आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, एक्चुअल अलॉटमेंट में ऐसा होता ही है। सो एक्चुअल अलॉटमेंट के बाद जो अपवर्ड मूवमेंट का जो राउंड होता है, सो लगभग 80 से 85% स्टूडेंट या इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट है वो अपवर्ड राउंड के लिए अप्लाई करता है। क्योंकि जब एक्चुअल अलॉटमेंट होता है तो मुश्किल से 10% स्टूडेंट्स हैं उनको जो टॉप के जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं वो मिलते हैं और वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो एक्चुअल अलॉटमेंट भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए डिससेटिस्फाइंग रहता है। तो इस केस में आपका काम करेगा अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट। तो देखा जाए तो जो एक्चुअल अलॉटमेंट है वो एक्चुअल अलॉटमेंट नहीं होता है, अपवर्ड मूवमेंट जो फर्स्ट होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। तो आपको अपवर्ड मूवमेंट का ध्यान रखते हुए चॉइसेस फिल करनी है, क्योंकि अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अपवर्ड मूवमेंट का ध्यान रखना है। अगर आपको एक्चुअल अलॉटमेंट में अच्छा मिल गया तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उससे सेटिस्फाई हैं। बट माय एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 80 से 85% स्टूडेंट्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर वो अपवर्ड मूवमेंट में जाते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो ऊपर की जो चॉइसेस हैं उनको ठीक से फिल करें। जो आपको मॉक अलॉटमेंट में मिला है ये ध्यान रखकर करें कि मुझे एक्चुअल अलॉटमेंट अगर ये कॉलेज हो गया, ये कॉलेज हो गया, तो फिर मैं अपवर्ड अप्लाई करूँगा तो मुझे क्या क्या अलॉट हो सकता है। और अपवर्ड के केस में ऊपर से कोई भी अलॉट हो सकता है, सीक्वेंस से अलॉट नहीं होता कि आपको जस्ट ऊपर वाला होगा। जहाँ पर सीट वैकेंट मिलेगी आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग, उस ऊपर की चॉइसेस में से कुछ भी अलोकेट हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। सो इसको तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी में वो अपनी चॉइसेस को रिवाइज़ कर सकते हैं। सो जिनकी चॉइसेस लॉक हो रखी हैं, अगर उनको अनलॉक करना चाह रहे हैं, रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, वो अपना कैंडिडेट पैनल में जाएं, क्लिक हियर फॉर चॉइस अनलॉक एंड पेमेंट पे क्लिक करें और नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, वहाँ पर 50 रुपीज़ का पेमेंट करना है तो अनलॉक हो जाएंगी। सो अनलॉक चॉइस का जो ऑप्शन है वो कैंडिडेट पैनल में दिया हुआ है। कैंडिडेट पैनल के अंदर जो अनलॉक चॉइस का ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे, आगे के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वो अनलॉक वहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद ये आपको पैटर्न पता ही है कि किस तरीके से चॉइसेस को रिवाइज करते हैं। यहाँ पर कॉलेज के नेम आते हैं, उसकी ब्रांच चूज़ कर लेते हैं, जो भी आप एंट्री करते जाएंगे वो यहाँ पर आती जाएगी। और अगर चॉइसेस को आपको कंप्लीटली यहाँ से डिलीट करना है तो इससे डिलीट कर देंगे, अप करना है अप एंड डाउन करना है डाउन। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये यहाँ पर इसको अपनी चॉइसेस को अगर करना चाहते हैं रिवाइज तो इट्स ऑन यू, कि अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चॉइस फिलिंग के ऊपर एक पूरा वीडियो बना रखा है, किस तरीके से आपको चॉइस फिल करनी है, उसका पूरा एक कंप्लीट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, रीप 2026 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। सो बेसिकली भेड़ चाल में ना चलें, आप अपनी प्रियोरिटी, इसके अंदर प्रियोरिटी होती है, उस प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस फिल करनी होती है। सपोज़ एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट CS है, उसको बहुत CSE में ही इंटरेस्ट है, उसको कोडिंग करनी है, इस फील्ड में कैरियर बनाना है। हर किसी स्टूडेंट की अभी तो भेड़ चाल के अकॉर्डिंग कंप्यूटर ले लेगा, बट आप अपनी एक्चुअल देखो कि आपको किस सेक्टर में आपको इंटरेस्ट कहाँ पर है, आपके जो सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है, आपकी जो अभी तक 12th क्लास में आपने नॉलेज गेन की है, तो आपको किस तरह के सब्जेक्ट्स ने आपको अट्रैक्ट किया है, आपको ज़्यादा समझ में आया है और आपको किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपका कैरियर अच्छा हो सकता है, उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख कर लें। सो
मैंने यहाँ पर कैटेगरी बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है, ब्रांच का सिलेक्शन करना है। मैंने इस पूरे वीडियो में बता रखा है TFWS सीट अगर लेनी है तो क्या आपको किस तरीके से करना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस लेने हैं, उसके अंदर भी गवर्नमेंट एडेड सीट SFS लेनी है तो क्या करना है। अगर आपको ब्रांच के अकॉर्डिंग आपकी प्रियोरिटी ब्रांच है, कॉलेज नहीं है, बस आपको आपकी मनपसंद ब्रांच मिलनी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। आपको ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, उसके अंदर क्या करना है। या फिर पॉपुलर प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो, या फिर पॉपुलर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके अंदर आपको लेना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके अंदर टेक ब्रांच लेनी है, कोर ब्रांच लेनी है। या फिर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो मतलब बिग सिटी में जाकर पढ़ना चाहते हैं, वहाँ के माहौल में एडजस्ट होना चाहते हैं क्योंकि बिग सिटी में थोड़ी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अगर बाहर के माहौल में एडजस्ट हो सकते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिल करें। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने घर पर ही रहकर, आसपास के ही कॉलेज में रहकर स्टडी करना चाहते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग करें। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट और अपवर्ड मूवमेंट सेकंड का ध्यान में रख कर करें। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मिक्स ऑफ ऑल, मतलब वो सभी का मिक्स कर कर भर देते हैं। तो इस पूरे वीडियो में ये पूरा समझाया हुआ है कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, तो आप उसको एक बार वापस देख सकते हैं चॉइस फिलिंग को। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई है, सो चॉइस एग्जॉस्ट होने का वही रीज़न मैं बता चुका हूँ क्योंकि आपने उतने सफिशिएंट नंबर कॉलेज वहाँ पर फिल नहीं किए, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अनअवेलेबल था, इस वजह से चॉइस वहाँ पर आपकी एग्जॉस्ट हो गई है। सो यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो चेक करता है योर रैंक एंड गोज़ थ्रू योर लिस्ट ऑफ चॉइस इन ऑर्डर। सो आपने जो चॉइसेस फिल करी हैं उसको सीक्वेंस से चेक किया जाता है। इफ़ नन ऑफ द चॉइसेस यू लिस्टेड आर अवेलेबल, मतलब आपकी जो चॉइस आपने फिल करी हैं वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुए, आपने जो चॉइसेस भरी थी वो दूसरे स्टूडेंट को बट चुकी हैं, मिल चुकी हैं, और आपने जो है वो सारी सीट दूसरे स्टूडेंट ने फिल कर दी है और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका वो कर्सर आकर रुका ही नहीं, उससे पहले ही स्टूडेंट्स को वो दे दी गई और आप तक जब पहुंचा तो वो सीट क्या है, सारी भर गई दूसरे स्टूडेंट के लिए। आपके लिए जब कुछ बचा ही नहीं तो आपकी क्या आ जाएगी, सीट एग्जॉस्टेड आ जाएगी, चॉइस एग्जॉस्टेड आ जाएगी क्योंकि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं था। सो इट रिजल्ट्स इन चॉइस एग्जॉस्टेड। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी स्टूडेंट ने ये चॉइसेस भरी हुई हैं, सो if all these branches are filled by candidates with better ranks and you did not list any other options, you will see choice exhausted। तो आप ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं मुझे तो ये 3-4 कॉलेजेस में ही यही पर्टिकुलर यही ब्रांच चाहिए, तो ज़्यादा चॉइसेस फिल नहीं करते हैं तो उनकी वहाँ पर चॉइस एग्जॉस्टेड आ जाती है। सो ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यू कैन मॉडिफाई योर चॉइसेस फॉर द नेक्स्ट राउंड ताकि आपकी चॉइस एग्जॉस्ट ना हो। तो मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी ड्रीम चॉइसेस को रखो, इनको रखो जो भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन उसके नीचे आप एक रियलिटी बेस्ड चॉइस रखो जो कि मैंने चॉइस फिलिंग में बता रखी है, और रियलिटी जो मिल सकती है रियलिटी ग्राउंड में, और आपकी ब्रांच का इंटरेस्ट भी वहाँ पर देख लेना, और उसके बाद थोड़ा सा लोअर प्रेफरेंस ऑर्डर भी रख सकते हैं। सो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो तो मिल ही जाएगा रियलिटी बेस्ड पे, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपको ऊपर की भी मिल जाएंगी। ऐसा किसी को भी नहीं करना है कि टॉप की ब्रांच ना भरे, सब भरो टॉप की ब्रांचेस, पॉपुलर कॉलेजेस को सब भरो, टॉप ब्रांचेस टॉप पॉपुलर को सब भरो, लेकिन धीरे धीरे लोअर प्रेफरेंस ऑर्डर की तरफ भी, हाइयर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ भी आते जाओ अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, अगर आप ये चाहते हो कि चॉइस एग्जॉस्ट ना हो। सो एड मोर रियलिस्टिक और ब्रॉडर चॉइसेस इंक्लूडिंग ब्रांचेस एंड कॉलेजेस दैट मे हैव हाइयर availability at your rank. Consider lower rank colleges or different branches if you are flexible. So आप lower rank colleges या branches को देख सकते हैं अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है तो, बट कोशिश करें कि जैसे अभी CS का क्रेज़ चल रहा है तो जिनको, क्योंकि CS की मेरिट हाई जाती है, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी डाइवर्टेड है कि नहीं मेरे को तो इलेक्ट्रिकल में भी चल जाएगा, सिविल में भी चल जाएगा, तो आप कोर ब्रांचेस के रिगार्डिंग भी सोच सकते हैं। और इनकी मेरिट थोड़ी डाउन जाती है कोर ब्रांचेस की, और कोर ब्रांचेस में आपकी ज़्यादा रैंक होते हुए भी आपको एक बेटर चॉइस वहाँ पर मिल सकती है। सो इंटरनल स्लाइडिंग का एक प्रोसेस होता है। सपोज़ अभी आपको पॉपुलर कॉलेज चूज़ करना है, अभी आपको एक पॉपुलर कॉलेज ही चूज़ करना है ना, और आपको क्या है कि आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली, जैसे अभी इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गई, आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ज्वाइन कर लिया, MBM में आपको मिल गई, बट एक आगे के राउंड में एक इंटरनल स्लाइडिंग का राउंड होता है। सो
इंटरनल स्लाइडिंग के राउंड तक जाते जाते काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन को विड्रॉ करा लेते हैं, और जब एडमिशन विड्रॉ करा लेंगे तो अगर आपने एमबीएम में इलेक्ट्रिकल में एडमिशन ले लिया तो इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू आप अपनी वहाँ पर ब्रांच चेंज कर सकते हैं, तो ब्रांच चेंज का वहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर आप एक पॉपुलर कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, अभी आपको अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, तो आपको आगे चांस मिल सकता है इंटरनल स्लाइडिंग में कि वहाँ पर हो सकता है, बट नॉट फॉर श्योर, वो भी लक डिपेंडेंट है और आपकी मेरिट डिपेंडेंट है कि आपको वहाँ पर मिले, बट चांसेस हैं कि अपग्रेड हो जाता है। मतलब आपने अभी जिस ब्रांच में एमबीएम में अलॉट हुई है उससे बेटर ब्रांचेस मिलने के चांसेस हो सकते हैं वहाँ पर। उसके अलावा अभी भी नहीं होता है तो फर्स्ट ईयर के बाद भी एडमिशन चेंज करने का ऑप्शन होता है, वो ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन होता है, तो वैसे भी सोच सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर मैंने सब डिस्कस कर रखे हैं। TFWS चॉइस एग्जॉस्टेड भी मैंने बता दिया है, क्योंकि TFWS की सीट बहुत कम होती हैं और काफ़ी कॉलेजेस के अंदर होती नहीं है, काफ़ी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं काफ़ी ब्रांचेस के अंदर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ़ एडमिशन्स नहीं हुए होते हैं, उनके अंदर बहुत कम एडमिशन होते हैं। तो जिसमें कम एडमिशन होते हैं वहाँ पर TFWS सीट एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और नॉट सूटेबल एज़ पर TFWS अलॉटमेंट आपने जो भरा है, क्योंकि TFWS की जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाती है, क्योंकि काफ़ी कम सीट्स होती हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग चॉइस नहीं फिल करी, इस वजह से नहीं मिलती है। इफ़ यू हैव गुड रैंक एंड यू नॉट फिल्ड लोअर ऑर्डर, मान लो आपकी रैंक अच्छी है, आपने टॉप पॉपुलर भर दिए, लोअर के नहीं भरे, तो आपको भी नहीं मिलेगी। अगर आप टॉप रैंक होते हुए कुछ लोअर के कॉलेजेस यहाँ पर भर देते तो आपको TFWS में भी अलॉटमेंट देखने के लिए मिल जाता, और देखने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें TFWS में अलॉटमेंट क्या मिल रहा है, TFWS में ज्वाइन करना है नहीं करना है ये आपका डिसीजन है, बट आप लोअर ऑर्डर रखकर आप ये देख सकते थे कि TFWS में आपको क्या मिलने की संभावना है। कुछ बेटर मिलता तो ले लेते, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब किस तरीके से मॉक राउंड में चॉइसेस को रिवाइज करना है। सो फर्स्ट आपको करना है या नहीं करना है वो सारी बातें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अंडरस्टैंड योर करंट पोजीशन। मॉक राउंड में जो आपको मिला है उसको समझो, करंट पोजीशन, आप अभी कहाँ पर हो, आपकी ऊपर की चॉइसेस क्या हैं और नीचे की चॉइसेस क्या हैं। ठीक है, जब एक्चुअल अलॉटमेंट होगा तो यही स्टेट नहीं रहेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो रिवाइज कर देंगे चॉइसेस को, और जैसे ही ऑर्डर बिगड़ेगा तो सारा ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ जाएगा, चॉइसेस का सारा ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो आपको हो सकता है आपकी अपर की चॉइसेस में से कुछ मिल जाए, हो सकता है आपकी लोअर चॉइसेस में से कुछ मिल जाए, और हो भी सकता है कि आपको जो अभी मॉक में मिला है वही रहे। तो ऐसा काफ़ी कम स्टूडेंट्स के साथ रहता है कि मॉक और एक्चुअल में सेम मिले। ऐसे काफ़ी कम स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको मॉक और एक्चुअल में सेम मिलता है। और उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स हैं अगर शफल करते हैं तो उसके अंदर चेंजेस भी हो जाते हैं। सो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है योर करंट पोजीशन, नो योर रैंक, अपनी रैंक को समझो, आपकी स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक वगैरह क्या है। कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, तो आपको कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग भी चूज़ करना है। रिव्यू द प्रीवियस राउंड्स कट ऑफ्स, सो प्रीवियस राउंड्स के कट ऑफ, लास्ट ईयर कट ऑफ्स, उनके अकॉर्डिंग भी आप डिसीजन ले सकते हैं। लॉक एट वॉट सी इफ़ यू आर वेयर अलॉटेड और वाई यू गॉट चॉइस एग्जॉस्टेड। तो चॉइस एग्जॉस्टेड किस लिए मिल रही है वो देख लें कि आपको चॉइस एग्जॉस्टेड किस लिए मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको रैंक अच्छी नहीं है, बैलेंस करना है, बैलेंस बिटवीन ब्रांच एंड कॉलेज, उनके बीच में आप कैसे बैलेंस यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए आपका जो प्रेफरेंस है कि मुझे पॉपुलर ब्रांच चाहिए, आई वांट पॉपुलर ब्रांच, और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको गुड कॉलेज चाहिए। तो ब्रांच वाले जो स्टूडेंट हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, ब्रांच है। सो किसी को पॉपुलर ब्रांच चाहिए, किसी को गुड कॉलेज चाहिए। अगर रैंक अच्छी नहीं है लेकिन आप मतलब ब्रांच के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं तो आपको ब्रांच के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस ऑर्डर चूज़ करना है, और ज़्यादा रैंक अच्छी नहीं है तो आप उसके अंदर ब्रांचेस को लोअर टायर जो कॉलेजेस है वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको CSE चाहिए, मान लीजिए कि रैंक ख़राब है और जो टॉप के जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं वहाँ पर CSE की रैंक ज़्यादा जाती है, तो आप कोर ब्रांचेस को चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा रैंक होने पर कोर ब्रांचेस को चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चॉइस यहाँ पर फिल करनी है। इफ़ यू वांट अ गुड कॉलेज, अगर आपको पॉपुलर कॉलेज ही वहाँ पर लेना है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप कोर ब्रांचेस को चूज़ कर सकते हैं। सो रैंक इतनी अच्छी नहीं थी तो उस केस में कोर ब्रांचेस को चूज़ करके एक बार एंट्री ली जा सकती है। एक बार मान लो एमबीएम में एंट्री हो गई या सीटीए में एंट्री हो गई, एक बार एंट्री ले लें, फिर आपको क्या है कि इंटरनल स्लाइडिंग का मौका मिलेगा तो वहाँ आपको अपना लक देखना पड़ेगा, बट उसमें कोई श्योरिटी नहीं है। इंटरनल स्लाइडिंग में श्योरिटी नहीं है, वैकेंट सीट होती है, क्योंकि लास्ट राउंड तक सीट तो वैकेंट होती है, काफ़ी सीट वैकेंट होती है, और डायरेक्ट एडमिशन राउंड में भी काफ़ी सीट्स वहाँ पर वैकेंट होती हैं क्योंकि स्टूडेंट विड्रॉ कर लेते हैं एडमिशन। तो इंटरनल स्लाइडिंग का एक चांस आप लेके देख सकते हो, बट इट डिपेंड्स, श्योरिटी नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। और इसका आंसर मैं भी नहीं दे पाऊँगा कि कितनी सीटें वहाँ तक लास्ट राउंड तक खाली होंगी और आपको इंटरनल स्लाइडिंग में आपकी ब्रांच चेंज हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। इट्स डिपेंड्स ऑन योर लक एंड नंबर ऑफ सीट्स वैकेंटेड, बट होती ज़रूर हैं, काफ़ी सीट्स चेंज होती हैं, ये तो मुझे कन्फर्म है। बट ये लक पर डिपेंड करेगा क्योंकि वहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जिस तरीके से अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सीट्स चेंज होती हैं। कैन आई चेंज ब्रांच? यस, वही मैंने बताया, इंटरनल स्लाइडिंग में कर सकते हो और 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप कर सकते हो। उसके बाद ये सारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट एडमिशन का भी राउंड ओपन होता है वैकेंट सीट्स पे, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स पे एडमिशन चलता रहता है, बट उनकी ये बहुत ज़्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं और सीट्स को सेल करते हैं, तो ये तो बहुत कॉस्टली सौदा यहाँ पर हो जाता है। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं वैकेंट सीट्स पर। जब ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन्स का राउंड ओपन होगा। सो अपवर्ड मूवमेंट को समझ लेते हैं। अपवर्ड मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो ये लगभग 10 राउंड होते हैं काउंसलिंग को, तो कट ऑफ धीरे धीरे कम होती जाती है और कम होती जाएगी, लास्ट राउंड तक कम होती जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट विड्रॉ करेंगे, सीट को वैकेंट करते जाएंगे। सो इन एवरी राउंड द फाइनल राउंड तक जाते जाते अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी और आपकी ज़्यादा रैंक होते हुए भी आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अप होती जाएंगी, डाउन तो होने से रही किसी की। आपको जो अभी मिला है उससे बेटर ही मिलता जाएगा जैसे जैसे आप आगे के राउंड्स में जाते जाएंगे। सो मॉक राउंड अलॉटमेंट इज़ नॉट रियलिस्टिक। जो मॉक राउंड है वो रियलिस्टिक नहीं है। सो मैनी चेंजेस आर गोइंग टू हैपन, काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे आफ्टर जो एक्चुअल अलॉटमेंट। 80-85% जो स्टूडेंट हैं वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए चूज़ करते हैं, ऑर्डर को चेंजेस करते हैं और कट ऑफ यहाँ पर रिड्यूस करती है ड्यू टू मैनी हायर रैंक सीट्स ड्रॉप आउट्स ड्यूरिंग वेरियस रीजन्स। सो फॉर राजस्थान कैंडिडेट्स इसके अंदर 2 अपवर्ड मूवमेंट होते हैं, राउंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सो फिल चॉइसेस अकॉर्डिंग टू योर अपवर्ड मूवमेंट राउंड। अभी मॉक राउंड में आपको जो मिला है वो 80-85% जो स्टूडेंट्स का है वो चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ पर, क्योंकि मॉक राउंड के बाद जो एक्चुअल अलॉटमेंट होता है उसके अंदर भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए जो अपर चॉइसेस हैं उनको ठीक से फिल करें। आपकी अगर एग्जॉस्टेड है तो लोअर ऑर्डर भी चूज़ करें और आपको करंट में क्या मिला हुआ है उसको ध्यान में रखकर आप उन ऑप्शंस को फिल करें। उसके बाद ऑलवेज पुट योर मोस्ट प्रिफर्ड चॉइसेस एट द टॉप। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, चाहे आपकी रैंक कितनी भी ज़्यादा है, चाहे 10,000 ही क्यों ना हो आपकी रैंक, लेकिन आप चाहते हो फिर भी ये पॉजिटिविटी लेके चलो कि आप एमबीएम को अगर टॉप पर रखना चाह रहे हो, मेरे को यही चाहिए तो आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे आप आरटीयू रखना चाह रहे हो, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10,000 के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल सकता है उस रियलिटी पे भी रहो, उस रियलिस्टिक चॉइस को भी यहाँ पर फिल करो। वो रियलिस्टिक चॉइस भी अपनी फिल कर लो यहाँ पर, जो भी बहुत सारी बन सकती हैं। पॉपुलर चॉइसेस के बाद, ड्रीम चॉइसेस के बाद रियलिस्टिक चॉइसेस, और ऐसा लगे कि बाई चांस किसी रीज़न से नहीं मिला तो लोअर ऑर्डर चॉइसेस भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। ठीक है, सो डू नॉट स्किप चॉइसेस थिंकिंग आई वॉन्ट गेट दैम। मतलब ये मत सोचो कि नहीं मुझे नहीं मिलेगी, ऊपर की तो मेरी तो रैंक बहुत ज़्यादा डाउन है, कैसे मिलेगी, मेरे तो परसेंट इतनी अच्छी नहीं है, रैंक इतनी अच्छी नहीं है, तो ऊपर की कैसे मिलेगी। तो आपको चॉइस फिल करने से कौन मना कर रहा है। ऊपर की चॉइसेस आप अच्छी ड्रीम चॉइसेस फिल करके रखो, रियलिस्टिक भी फिल करके रखो और थोड़ा लोअर ऑर्डर फिल करके रखो। लोअर ऑर्डर इसलिए कि आप बैकअप ऑप्शन लेके चल सको एट द एंड, कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हो। सो आपको स्ट्रेटेजिक रहना है, आपको स्ट्रेटेजी से काम लेना है, अपना दिमाग लगाना है, इमोशनल होके नहीं चलना है कि नहीं मेरे को नहीं मिल रही है, मेरी इतनी रैंक ज़्यादा है ना, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, अरे मेरे कितने कम नंबर आए हैं। तो एट लास्ट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, जिनको पॉपुलर बनाया हुआ है वहाँ पर स्टडी कर लो या थोड़े से नॉन पॉपुलर में, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हर स्टूडेंट जो चाह रहा है उसको वो अभी नहीं मिलेगा, बट आगे चल के आप मेहनत करेंगे तो आप पढ़ाई में जो मेहनत करेंगे, क्योंकि सब कुछ आपको अपने बेसिस पर करना है, कोई भी कॉलेज कुछ आपको करके देने वाला नहीं है, आपकी मेहनत अपने थ्रू ही करनी पड़ेगी। हो सकता है आप कहीं पर भी पढ़ो, लेकिन आपने मेहनत कर ली तो आप फ्यूचर में अच्छा करोगे। सो इमोशनल नहीं होना है कि मेरी इतनी ज़्यादा है, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो
ये 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, इसमें नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो डोंट थिंक इफ़ ओनली वांट CSE इन MBM नहीं मिला उसके बाद कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, MBM कॉलेज में CSE चाहिए थी, कुछ नहीं मिल रहा है ना। सो ऐसी चीज़ों को मत सोचो, स्ट्रेटेजिक होके अभी आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है और स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी चॉइसेस को फिल करना है, और लास्ट राउंड तक, काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है। सो इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, स्ट्रेटेजिक रहेंगे, तो हो सकता है लास्ट राउंड तक आपको कुछ बेटर मिल जाए और भी बेटर मिलता जाए। सो दैट्स रिस्की अनलेस योर रैंक गारंटीज इट। सो इमोशनल नहीं है होना, भेड़ चाल के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है और किसी के बहकावे में भी नहीं आना। अगर आप सोचते हो कि कोई पर्सनल आपको मतलब आप पेड काउंसलिंग ले लेते हो तो उससे आपको कुछ बेटर मिल जाएगा, नहीं, वहाँ पर भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप खुद लगा सकते हो, आपके घर में कोई बड़े हैं, कोई समझदार हैं जो इस फील्ड के हैं, उनसे हेल्प ले सकते हो और अपनी जो चॉइस सामने, अपनी सारी चॉइसेस रखो, ये कॉलेजेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, उससे अपने पेपर पेन पे प्रेफरेंस ऑर्डर बनाओ और उसको तरीके से फिल करो। ऐसे ही मत करो कि कंप्यूटर में सामने जो दिख रहा है, बिना पेपर पेन के आप चॉइसेस फिल करोगे, चॉइसेस बना के, तो गलती होगी। आपको पेपर पेन लेना है, चॉइसेस, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस वहाँ पर रीप की वेबसाइट पर दी हुई है, ब्रांचेस दी हुई हैं, उसमें लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देखकर, ब्रांचेस देखकर एक पेपर पेन पे पहले फिल करो, फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जाके चॉइस फिल करना शुरू करो। क्योंकि आप डायरेक्टली चॉइस फिल करते हो, वहाँ से चूज़ करते हो ना, तो दिमाग उस तरीके से काम नहीं करता है। जब आप पेपर पेन पे करोगे ना, तो वहाँ पर आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा और उसमें चेंजेस भी करोगे। फिर पेपर पेन से पेपर पे फाइनल हो जाए, फिर आप उसमें एक्चुअल सिलेक्शन करो, तब आप एक अच्छे डिसीजन पे पहुँचोगे। और दिमाग में लॉजिक लगा के रखना, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करने वाले हो और कंप्यूटर साइंस में अगर आप जा रहे हो तो लॉजिक अगर आप नहीं लगा पा रहे, आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, आप ब्रांच चॉइस में लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको कंप्यूटर भी कैसे समझ में आएगी बिना लॉजिकल थिंकिंग के। तो ये सब अपवर्ड मूवमेंट के बारे में था, कई बार मैं और भी प्रीवियसली बता चुका हूँ। वही है कि अपवर्ड मूवमेंट के लिए ध्यान में रखना है। सपोज़ आपको ये, अगर आपने चॉइस फिल करी है, इफ़ यू आर अलॉटेड IT इन RTU, आपको ये चॉइस मिल गई है जो राजस्थान का राउंड है। इफ़ समवन लीव CSE इन RTU, अगर CSE RTU से किसी ने यहाँ पर सीट वैकेंट कर दी राजस्थान राउंड में, तो अपवर्ड में जब आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि अपवर्ड के अंदर आपकी मेरिट उस अकॉर्डिंग रही, तो हो सकता है आपको अपवर्ड में ये चॉइस मिल जाए। तो किसी भी ऑर्डर में मिल सकती है। अपवर्ड का मतलब आपको एट प्रेजेंट अगर यहाँ मिली है तो अपवर्ड के अंदर किसी भी ऑर्डर में आपको आपकी फील्ड चॉइसेस में से मिल जाएगी। हाँ, मिलेगी ऊपर की चॉइसेस में से, ऐसा नहीं होगा कि अपवर्ड में आपकी नीचे की चॉइसेस में से मिले। सो अपवर्ड में हमेशा जो सीट अलॉटमेंट होता है वो आपकी ऊपर की चॉइसेस में से ही अलॉट होता है। सो अगर अपवर्ड के अंदर अगर आपने मान लो कि अगर ये CSE RTU इंक्लूड नहीं की होती, सो आप इसको इंक्लूड करना भूल जाते या आपसे छूट जाती और यहाँ पर सीट वैकेंट हो जाती, तो आपको फिर वो नहीं मिलेगी। सो इसलिए अपवर्ड की जो चॉइसेस हैं, ऊपर वाली चॉइसेस हैं, उनको ध्यान से फिल करें, क्योंकि आपको जो मिला है उससे ऊपर की चॉइसेस ही मिलेंगी, अपवर्ड मूवमेंट में नीचे नहीं मिलती हैं। सो मॉक अलॉटमेंट में और एक्चुअल अलॉटमेंट में क्या डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस आ जाता है, काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। 80-85% के आसपास आप समझ सकते हैं कि उतना डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि रीप का जो अलॉटमेंट का ऑर्डर है वो पूरा बिगड़ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट अपनी सीट्स को रिवाइज, दो ही सीट्स ही क्यों ना रिवाइज करें, उससे भी काफ़ी डिफरेंसेस आ जाएगा। यस, देयर चेंजेस इन एक्चुअल अलॉटमेंट कंपेयर टू मॉक अलॉटमेंट। आफ्टर मॉक अलॉटमेंट मैनी स्टूडेंट रिवाइज देयर चॉइसेस ड्यू टू दिस रीप मॉक अलॉटमेंट ऑर्डर डिस्टर्ब। काफ़ी स्टूडेंट रिवाइज करेंगे तो रीप का जो मॉक अलॉटमेंट का ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ड्यू टू दिस मॉक अलॉटमेंट स्टूडेंट चॉइस करेंगे, अभी मान लो मॉक अलॉटमेंट में यहाँ पर मिला है, हाँ, बट इसके आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स को जो मॉक अलॉटमेंट में मिला है वही रह सकता है, वही जो मॉक अलॉटमेंट में मिला है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मॉक अलॉटमेंट में हो सकता है ब्रांच चेंज हो जाए, कॉलेज वही रहे, क्योंकि उसकी अपर की चॉइसेस या लोअर की चॉइसेस है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को हो सकता है कि जो मॉक अलॉटमेंट मिला है उसकी अपर की चॉइसेस मिल जाएं, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मॉक अलॉटमेंट में उसकी एक नीचे की चॉइस मिल जाए। कहने का मतलब बीच में ये है, इसके आसपास के ही आपको देखने के लिए चेंजेस मिलेंगे, और ऐसा भी हो सकता है जो अभी आपको मिला है वही मिले, नो चेंजेस भी हो सकता है। सो टिल ऑल राउंड्स ऑफ कंप्लीशन मैनी टॉप स्कोर स्टूडेंट्स विड्रॉ एडमिशन, इसका ध्यान में रखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं विड्रॉ करते हैं, सीट वैकेंट जाती है, तो जिनकी अभी एकदम से जब अलॉटमेंट आएगा ना तो आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे अपवर्ड मूवमेंट में जाओगे, आगे के राउंड्स में जाओगे, तो जो भी स्टूडेंट्स जो कम रैंक हैं उनको उनसे बेटर अपवर्ड मूवमेंट तक, सेकंड तक थोड़ा बेटर ऑप्शंस उनको मिलते शुरू हो जाएंगे। सो
लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि रियलिस्टिक रहें और रियलिटी को एक्सेप्ट करें। मैंने बोल दिया कि अभी जो स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर कॉलेज है, मैं टॉप तो नहीं बोल रहा कि कोई भी यहाँ पर टॉप कॉलेज है ही नहीं, मतलब कि कोई भी हम इनको कोई रैंक नहीं है, टॉप नहीं है। मैं अगर इन सब की रेटिंग करूँ, राजस्थान के कॉलेजेस की रेटिंग करूँ, तो ये अभी 5 में से 2.5 की रेटिंग पर ही आ रहे हैं। इससे ज़्यादा रेटिंग नहीं है, क्योंकि इनको इम्प्रूवमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है। चाहे प्राइवेट वाले कॉलेज हों, चाहे ये गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले हों, सबको अभी बहुत अपनी रेटिंग को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अगर मैं इनको रेट करूं तो 2.5 के आसपास ही रेट करूंगा, क्योंकि जैसे प्लेसमेंट होने चाहिए, एजुकेशन लैब और प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। जो इंडस्ट्री ट्रेंड हो रहा है, जो नई नई चीज़ें आ रही है, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, बट उतनी फास्ट स्टेप से इनका करिकुलम, लैब्स और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर टीचर्स ट्रेनिंग, जो टीचर्स टीच करते हैं उनके अंदर उनकी ट्रेनिंग का उनको रिवाइज, मतलब वो टीचर ही आपको टीच करेगा, लैब्स ही आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में हेल्प करेंगी, तो उतना कुछ डेवलपमेंट नहीं मिल पाता। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको जब प्लेसमेंट वगैरह होगा तो इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो इंडस्ट्री से न्यू जो टेक्नोलॉजी उससे आप अवेयर नहीं होगे, उतना सीख के नहीं निकलोगे, तो आगे दिक्कत ही रहती है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, बट वो कहते हैं ना कि जो अभी अवेलेबल है हमें उसमें से ही सोचना पड़ेगा। अगर इतना अच्छा नहीं है पर जो है उसमें से ही अच्छा देखना पड़ेगा। तो पर्सनली ये तीनों ही यूनिवर्सिटी हैं, ये भी अपने आप में यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज रन होता है, ये भी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज रन होता है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट RTU के नाम से। इसमें MBM इंजीनियरिंग कॉलेज और CTA उदयपुर वाला है, ये भी यूनिवर्सिटी के अंडर में ही रन होता है कॉलेज। तो जब ये यूनिवर्सिटी के अंडर में रन हो रहे हैं तो इनको तो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, इनकी इंजीनियरिंग एजुकेशन तो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, बट वो सब मिसिंग है। अब वही मैं बता रहा हूँ 2.5 के आसपास। और यही हालत प्राइवेट वालों की भी है, उनकी भी ऐसे ही है। उनको ज़्यादातर अपनी फ़ीस और उन सब से मतलब होता है। कुछ एग्जेम्पशन को छोड़कर, कुछ एग्जेम्पशन है उनको छोड़ दिया जाए तो, बट यही हालत है कि इतना अभी जो इंजीनियरिंग के लिए होना चाहिए उतना सिनेरियो डेवलप नहीं है। बट खैर जो भी है, आपको अपनी रियलिटी समझनी पड़ेगी, रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, रियलिटी को समझना होगा कि हर स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये पॉपुलर कॉलेजेस हैं, मैं टॉप कभी नहीं बोलता किसी भी को भी, बस ये पॉपुलर हैं स्टूडेंट्स के बीच में। इतने बहुत अच्छे नहीं हैं ये हो गए, चाहे बाकी के जो प्राइवेट हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो भी बस पॉपुलर ही हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको रियलिटी को समझना है कि सभी स्टूडेंट्स हैं, 5000 की रैंक का स्टूडेंट है वो भी देख रहा है कि MBM में कुछ मिल जाए, है ना, CTA में कुछ मिल जाए, जिसकी 6000 रैंक है वो भी सोच रहा है कि मिल जाए। बट रियलिटी ये है कि सबको नहीं मिलेंगे। इसके अंदर लगभग 810 के आसपास सीट हैं सारी ब्रांचेस की मिला के, तो ये 810 स्टूडेंट्स को ही मिलने वाली है। इसमें से हो सकता है कि यहाँ पर 300 स्टूडेंट विड्रॉ कर लें, 300 स्टूडेंट विड्रॉ कर लें, तो बाकी जब अपवर्ड मूवमेंट करेंगे और लास्ट राउंड तक हो सकता है कि जो 300 लोअर रैंक के स्टूडेंट है वो इसमें ऐड हो जाएं अपवर्ड मूवमेंट के बाद, क्योंकि 810 के में आसपास 250-300 विड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर टॉप रैंकर हैं सारे। तो रियलिटी तो ये सभी को नहीं मिलेगा, बट आप अपने चॉइसेस को उस अकॉर्डिंग फिल करके तो रखें इनके अकॉर्डिंग, बट रियलिटी को भी करें, मतलब रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको, है ना, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। सो मैं आपसे यही करूँगा, हमेशा याद रखिए हर छात्र को पॉपुलर कॉलेज या पॉपुलर ब्रांच नहीं मिल सकती। अगर ऐसा होता तो एक ही सीट पर हज़ारों छात्रों का एडमिशन हो जाता, जो संभव नहीं है। कॉलेज और ब्रांच का आवंटन आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, सीटों की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके अंदर भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया एप्लीकेबल है, आपकी जो कॉम्पिटिटिव लेवल है उसके आधार पर होता है। इसलिए केवल सपनों के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविकता, रियलिटी को देखकर अपनी चॉइस फिलिंग करें। अगर आपकी रैंक के अनुसार किसी कॉलेज में सीट मिलने की संभावना कम है तो उसके साथ साथ ऐसे अच्छे विकल्प भी रखें जहां आपके एडमिशन की संभावना मजबूत हो। याद रखिए, सफलता सिर्फ कॉलेज के नाम से तय नहीं होती, सफलता सिर्फ कॉलेज के नाम से तय नहीं होती, बल्कि आपकी मेहनत, स्किल्स और सीखने की इच्छा से तय होती है। ध्यान रखना, कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको रेडी कर दे, आपको खुद ही तैयार होना पड़ेगा। चाहे आप प्राइवेट में पढ़ो चाहे गवर्नमेंट में, सारी मेहनत आपको ही करनी है। सब दिखावेबाजी है इन कॉलेजेस के अंदर, और रियलिटी यही है कि आपको यहाँ से बस एक डिग्री मिल जाएगी। ये है क्योंकि हमारे देश में डिग्री का रोल बहुत ज़्यादा है, डिग्री होती है तभी हम आगे ग्रो कर सकते हैं। बट उस डिग्री को तो हम अर्न कर लेंगे, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास कर करके सभी स्टूडेंट डिग्री कर लेते हैं। बट नॉलेज हो गई, स्किल्स हो गई, उसके लिए आपको अपने ऊपर खुद ही काम करना पड़ेगा। कोई भी आपको वहाँ पर, कोई टीचर आप सोच रहे हो वो मेरे को वहाँ पर बहुत ब्रिलियंट बना देगा, वहाँ पर कुछ नहीं होता, कोई ब्रिलियंट नहीं है, वो खुद ही इतने अपडेटेड नहीं है नई टेक्नोलॉजी से। तो
इतना नहीं कर पाते हैं वो भी, तो आपको अपने लेवल पर ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सही निर्णय लेना, यही आपको सही निर्णय लेना है। अवास्तविक उम्मीद रखने से हमेशा बेहतर होता है। सो ध्यान रखें इस चीज़ का। सब कुछ आपको अपनी मेहनत से ही करना है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इसमें एडमिशन ले रहे हैं, वो अभी इतनी बेटर अपॉर्चुनिटी पर नहीं पहुंच पाए, और काफ़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ एक नॉर्मल से कॉलेज में भी एडमिशन लेकर बेटर कर लिया। तो इसमें जो ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मोटिवेट कर रहा हूं। अगर आपकी ज़्यादा है और ये नहीं मिल रहे हैं और आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रहना कि आपकी मेहनत, स्किल्स और सीखने की इच्छा ही आपको एक नॉर्मल कॉलेज में भी पढ़ाकर आपको एक अच्छा इंजीनियर फ्यूचर में बना सकती है। सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी स्किल्स। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके डाउट हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।